गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th को उस दिन पढ़ा रहे थे लेसन 4। लेसन 4 का शीर्षक है आचार्य सुश्रुतः एक शल्य चिकित्सक। ये चरक की कहानी है। चिकित्सा शास्त्री चरक हैं, लेकिन इसके लेखक हैं डॉक्टर यतीश अग्रवाल। तो हम लोग उस दिन पढ़े थे कि सुश्रुत संहिता में शल्य यंत्रों की संख्या 101 बताई गई थी और इन यंत्रों को हिस्र पशु तथा पक्षियों के मुंह के आकार के अनुसार नाम दिए गए थे। तो आगे देखें, उन्हें रखने के लिए खास तौर से लकड़ी के डिब्बे भी तैयार किए जाते थे। ये सब पढ़ने के बाद आगे है टाँके लगाने के लिए त्वचा और विभिन्न ऊतकों की मोटाई और रचना को ध्यान में रखते हुए तरह तरह के धागे भी विकसित किए गए थे। कुछ धागे रेशम से तो कुछ सूत से बनाए जाते हैं। कुछ धागे चमड़े से तैयार किए जाते थे, कुछ घोड़ों के बालों से। इसी प्रकार कई किस्म की सुइयां भी उपयोग में लाई जाती थी। कुछ मोटी, कुछ पतली, कुछ अधिक घुमाव लिए हुए तो कुछ कम और कुछ बिल्कुल सीधी। उन दिनों तरह तरह की रुई, रेशम और मलमल से बनी पट्टियों का भी प्रचलन था। दुर्घटनाओं में अथवा अस्त्र शस्त्र के वार से फट गई आंतों के दो किनारों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए सुश्रुत ने एक विलक्षण तकनीक खोज निकाली थी। इसके लिए वे एक किस्म के चींटों का प्रयोग किया करते थे। चींटा जो आजकल आप लोग चलते हुए देखते होंगे, उसी का प्रयोग किया जाता था, जिससे फटी हुई आंत के दो किनारे एक तरह से आपस में सिल जाते थे। अब चींटों का शेष भाग काटकर अलग कर दिया जाता है और उदर के बाहरी ऊतकों को और त्वचा पर टाँके कस दिए जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद आंत का घाव भी भर जाता है, साथ ही चींटों का सिर भी ऊतकों में अपने आप घुल मिल जाता है। आजकल शल्य चिकित्सक शरीर में भीतरी अंगों में टाँके लगाने के लिए भेड़ की आंत से बनाए गए धागों का उपयोग किया जाता है। सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा के लगभग हर महत्वपूर्ण पहलू पर विस्तृत जानकारी दी गई है, जैसे ऑपरेशन के बाद क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, रोगी का आहार कैसा होना चाहिए, घाव भर जाए इसके लिए कौन सी औषधियां देनी चाहिए, यानी कौन सी दवा देनी चाहिए। प्राचीन भारत के चिकित्सकों को औषधि विज्ञान के बारे में व्यापक जानकारी थी। उन्होंने बहुत सी जड़ी बूटियों की खोज की थी, साथ ही कुछ रसायन भी खोज निकाले थे। ये रोगी का दुख दर्द कम करने में काम आते थे। शल्य क्रिया के दौरान रोगी को कष्ट न हो, इसके लिए कुछ ऐसी सक्षम जड़ी बूटियां खोज निकाली गई थी जिनके देने से रोगी जो है गहरी नींद में सो जाता है। अब है कि मानव शरीर के भीतरी अंगों की जानकारी प्राप्त करने के लिए सुश्रुत ने एक अनूठी विधि खोज निकाली थी। मृत शरीर को, यानी मनुष्य जब मर जाता है तो उसके शरीर को पहले किसी वजनदार वस्तु के साथ बांधकर किसी छोटी सी नहर में डाल दिया जाता था। एक सप्ताह के बाद जब बाहरी त्वचा और ऊतक फूल जाते थे, यानी कहने का मतलब है त्वचा हो गया स्किन और ऊतक हो गया टिश्यू, फूल जाते थे, तब झाड़ियों और लताओं से बने बड़े ब्रशों द्वारा उन्हें शरीर से अलग कर दिया जाता था।
इससे शरीर के आंतरिक अंगों की रचना जो है स्पष्ट हो जाती थी। यानी त्वचा और टिश्यू को ब्रश के द्वारा झाड़ करके निकाल दिया जाता था तो कंकाल जो बच जाता था वह रचना स्पष्ट हो जाती थी। सुश्रुत जिन्हें बड़े शल्य चिकित्सक थे उतने ही श्रेष्ठ गुरु भी थे। जितने बड़े वे शल्य चिकित्सक थे उतने ही श्रेष्ठ गुरु भी थे। शल्य कला का प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए वे अपने शिष्यों को कंदमूल, फल फूल, पेड़ पौधों की लताओं, पानी से भरी मस्कों, चिकनी मिट्टी के ढांचों और मलमल से बने मानव पुतलों पर दिनों दिन अभ्यास करवाते थे। चीरा कैसे लगाना है, उसे कितना लंबा कितना गहरा रखना है। बुक यदि खोले होंगे आप लोग तो बुक में उसका फिगर दिया हुआ है, आप लोग देख करके समझे उसको। इसका अभ्यास प्राप्त करने के लिए शिष्यों को ककड़ी, करेला, तरबूज जैसे फलों और सब्जियों पर कई कई दिनों तक अभ्यास करना पड़ता था। किसी घाव की गहराई कैसे पहचाने और भरने के लिए क्या तकनीक अपनाएं, इसका प्रशिक्षण दीमक द्वारा खाई हुई लकड़ी से किया जाता था, जिससे कि शिक्षार्थी रुग्ण शरीर की, रुग्ण मने रोगी, रुग्ण शरीर की स्थिति का सही अनुमान लगा सके। अभ्यास के दौरान कमल के फूल की डंडी शीरा रक्तवाहिनी बन जाती थी, जिसे शिष्य को सुई द्वारा बेधना पड़ता था। इसी तरह टाँका लगाने का प्रशिक्षण तरह तरह के कपड़ों और चमड़े पर दिया जाता था। खुरदरे चमड़े पर जिस पर से बाल न हटाए गए हो खुरचने की कला सिखाई जाती थी। पट्टी बांधने का ज्ञान देने के लिए मानव पुतलों का सहारा लिया जाता था। इस प्रशिक्षण में उत्तीर्ण होने के बाद ही शिष्य के प्रशिक्षण का दूसरा चरण शुरू होता था। अब उसे किसी कुशल शल्य चिकित्सक की देखरेख में रख दिया जाता था। वह तरह तरह की शल्य क्रियाएं देखता था और उनसे सीखता जाता था। कुछ समय बाद जब वह पूरी तरह परिपक्व हो जाता तब उसे गुरु की देखरेख में स्वयं ऑपरेशन करने की अनुमति दी जाती थी। इस तरह पूर्ण प्रशिक्षण और अनुभव पाकर ही वह पाठशाला से बाहर निकलता था। सुश्रुत मूलतः शल्य चिकित्सक थे, किंतु उन्होंने क्षय रोग, कुष्ठ रोग, मधुमेह, हृदय रोग, एंजाइना एवं विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग स्कर्वी के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी दी। ईसा से 6 वर्ष पूर्व और 1000 ईस्वी तक का समय भारतीय चिकित्सा विज्ञान के लिए स्वर्णिम युग था। आत्रेय, जीवक, चरक और वांगभट्ट जैसे बहुत से यशस्वी चिकित्सा शास्त्रियों ने भारत की पावन भूमि पर जन्म लिया। काशी के साथ साथ नालंदा और तक्षशिला के प्राचीन विश्वविद्यालय भी सैकड़ों वर्षों तक उच्च कोटि की शिक्षा के लिए विश्वविख्यात रहे। यहाँ जो है दूर दूर से शिक्षार्थी आते थे और चिकित्सा विज्ञान में निपुण होकर मानव कल्याण की प्रतिज्ञा लेते थे। चिकित्सा विज्ञान के कुछ इतिहासकारों का तो यह भी कहना है कि यूनानी चिकित्सा पद्धति के बहुत से सिद्धांत प्राचीन भारतीय चिकित्सकों के विचारों पर भी आधारित है। तो ये था हमारे शल्य चिकित्सक चरक की ऑपरेशन की विधि, शल्य की विधि। तो ये चैप्टर आप लोग का समाप्त हो गया। अब आप लोग जो हैं इसका क्वेश्चन आंसर बना करके और कॉपी चेक कराएंगे। और एक मैसेज है आप लोग के लिए कि लेसन में जितने लेसन है उसमें से 5, 6, 11, 12 ये 4 लेसन को सिलेबस से कम कर दिया गया है। ये 4 लेसन की पढ़ाई नहीं करनी है। 5, 6, 11, 12। धन्यवाद।